सुप्रभात बहनों। कक्षा द्वादश, पाठ का नाम पहलवान के ढोलक। लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च सन 1921 आरोही हिंगना जिला पूर्णिया, अब वर्तमान में जिसको जो है अररिया बिहार में जो स्थित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घपा, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास हैं, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप कहानी संग्रह हैं, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व संस्मरण, नेपाली क्रांति तथा कथा रिपोर्तार्ज है, तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र। इनका निधन जो है 11 अप्रैल सन 1977 पटना में हुआ। कुछ ऐसे चित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बधे बधाए नियम कानून रीति नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास में एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोकनायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं क की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ सस्य श्यामला है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वातंत्रोत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली और साहचर्य में ही है। पहलवान के ढोलक। जाड़े के दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निःशब्दता। एक गांव की चित्रण यहाँ पे किया है जहाँ हैजा फैला हुआ है और जहाँ लोग जो है बच्चे की तरह जो है हैजे से, मलेरिया से जो है भयभीत हैं। ये उस समय की बात है जब हैजे और मलेरिया की जो है कोई दवा नहीं थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निःशब्दता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़
हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इस सबसे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर रात के घरों में गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते थे और संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणताओं को ताल ठोक कर ललकारती रहती सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती, चढ़धा गिढ़धा, यानी आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चढ़धा, यानी उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती थी। लुट्ठन सिंह पहलवान, अब ये जो ढोलक बजाता था ये कौन था? इसके जीवन पे आधारित पहलवान की ढोलक जो शीर्षक है, उस पहलवान के जीवन के बारे में जो है उसके जीवन की जो कहानी है वो यहाँ पे बताई जा रही है। यूँ तो वो कहा करता था, वैसे तो वो कहा करता था, लुट्ठन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्ठन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता था, उसकी भी मृत्यु हो जाती। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ़ दिया करते थे। लुट्ठन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दावपेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की आवाज़ लड़खड़ाती हुई आवाज़ ने उसके नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चाँद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी और उम्मीदवार के सभी पट्टों को पछाड़कर उसे शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से ही घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चाँद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार पे वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्ठन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चाँद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाँस की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मारा है मारा। पर वाह रे बहादुर, लुट्ठन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्ठन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ।